इस मूवी की शुरुआत होती है इंडोनेशिया के एक छोटे से आइलैंड से। ये कहानी है ली नाम के गैंगस्टर की, जो छोटे बच्चों को किडनैप करके उन्हें अपने लिए काम करने को मजबूर करता था। इसी तरह बच्चे इकट्ठा कर करके उसने अपनी खुद की एक आर्मी तैयार कर ली थी, जो उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार थे। ये बच्चे पूरी तरह से ब्रेन वॉश थे और ली के लिए काम करना ही उनकी जिंदगी का एकमात्र मकसद था। ली इन्हीं की मदद से देखते देखते इंडोनेशिया का एक जाना माना गैंगस्टर बन गया और अब इस देश की स्पेशल फोर्सेस भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। अच्छी बात ये थी कि उसे पकड़ने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि उसके लिए काम करने वाले उसके ही एक आदमी ने पुलिस को उसके ठिकाने के बारे में बता दिया था। जिसके बाद पुलिस ली को अरेस्ट कर लेती है और उसे काल कोठरी जैसी जेल में बंद कर दिया जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हम रोमी नाम के एक मछुआरे को देखते हैं, जो हर रोज की तरह अपनी बोट को किनारे पर पार करके अपने घर जा रहा था। रोमी की नजर एक आदमी पर पड़ती है, जिसकी बॉडी पानी में तैरते हुए समुद्र के किनारे तक आ गई थी। हम देखते हैं कि इस आदमी को बहुत चोट लगी हुई थी और जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है तो डॉक्टर्स ये कंफर्म करते हैं कि वो आदमी कोमा में जा चुका है। जब तक उसे होश नहीं आ जाता तब तक उसकी देखभाल की जिम्मेदारी डॉक्टर आइलिन को सौंपी गई थी। आइलिन उससे हर रोज मिलने आती थी, लेकिन उस आदमी के अंदर सुधार के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। ये आदमी कौन था, कहां से आया था, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। अब उसके होश में आने के बाद ही उसके बारे में कुछ पता लगाया जा सकता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली, जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, उसकी कल कोर्ट में पेशी थी। एक पुलिस वाला ली को उन बच्चों की तस्वीरें दिखाता है जिन्हें किडनैप करके उसने उन बच्चों को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर किया था। लेकिन ली को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। उस पुलिस वाले को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसकी खुद की जेल में कई लोग हैं जो ली के लिए काम करते हैं। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, हम देखते हैं कि एक कैदी उनके ऊपर हमला कर देता है। इस हाथापाई में सभी गार्ड्स मारे जाते हैं और ली उस ऑफिसर से चाबी छीनकर लॉकअप से बाहर निकल जाता है। उस जेल के सभी कैदी ली को जानते थे और वो उसके लिए सभी पुलिस वालों से लड़ जाते हैं, जिसके बाद ली उस जेल से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी जो हमें समुद्र के किनारे अधमरी हालत में पड़ा हुआ मिला था, उसे कोमा में गए हुए 2 महीने से भी ज्यादा हो चुके थे। डॉक्टर आइलिन को उस पेशेंट से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया था, जिसकी वजह से वो अक्सर उसके बगल में ही सो जाया करती थी। एक दिन हम देखते हैं कि उस पेशेंट के शरीर में थोड़ी बहुत हरकत होने लगती है और वो चिल्लाता हुआ अपनी गहरी नींद से उठ जाता है। उसे मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसने कोई बुरा सपना देख लिया हो। लेकिन जब डॉक्टर आइलिन उसे बताती है कि वो पिछले 2 महीने से कोमा में था, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आइलिन उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो पेशेंट अपनी याददाश्त खो चुका था। उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। आइलिन उसे कहती है कि आज से वो उसे इस्माइल कहके बुलाएगी और इस तरह एक गुमनाम आदमी को उसे उसका नया नाम और नई पहचान मिलती है। इस्माइल अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग पर गहरी चोट की वजह से वो जैसे ही सोचने की कोशिश करता था तो उसे बहुत जोर से सिर में दर्द होने लगता था। इसका मतलब ये भी था कि जब तक उसके घाव पूरी तरह से भर नहीं जाते तब तक उसे पिछला कुछ भी याद नहीं आने वाला। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली दोबारा से अपने बिजनेस में लौट चुका था। पिछले 2 महीनों में उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उसके दोस्तों ने उसके बिजनेस को हड़प लिया था। उनमें से एक तो ली को मिलने के बहाने अपने पास बुलाता है, लेकिन ली के सबसे वफादार लोग अभी भी उसके वफादार थे। वो उस आदमी के सभी लोगों को मार देते हैं और आखिर में उसे भी, जिसने ली को धोखा दिया था। ली जब उस आदमी के लेफ्ट हैंड को भी मारने वाला था तो वो आदमी ली के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं था। ली जैसे ही उसे मारने वाला था, वो आदमी उसे कहता है कि उसके पास उसके लिए बहुत खास जानकारी है, जिसके बदले वो चाहता है कि वो उसकी जान बख्श दे। वो ली से कहता है कि जब वो जेल में था तो उन्हें एक आदमी के बारे में पता चला। वो कहता है कि उसकी बॉडी हॉस्पिटल वालों को समुद्र में मिली थी और उसे लगता है कि वो आदमी उसी का है। ली ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो शायद जानता था कि वो कौन है। ली उस आदमी पर गोली चलाकर उसे घायल कर देता है और उसे कहता है कि वो उसी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा ले जिस हॉस्पिटल में इस्माइल एडमिट था। उसे जानना था कि कहीं ये इस्माइल वही तो नहीं जिसके होने का उसे डर है। हम देखते हैं कि वो आदमी उस हॉस्पिटल में जाता है और हॉस्पिटल वाले उसे इलाज से पहले एक फॉर्म भरने के लिए कहते हैं, क्योंकि पेशेंट्स की लाइन बहुत लंबी थी और उस आदमी का घाव बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए वो हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ बदतमीजी करने लगता है। उस समय पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ आइलिन ही थी, इसलिए उसे मजबूरन उस आदमी का इलाज करना पड़ता है। वो आदमी आइलिन से उस पेशेंट के बारे में पूछता है जो उन्हें समुद्र के किनारे मिला था, लेकिन आइलिन उसे ऐसे किसी आदमी को पहचानने से मना कर देती है। वो आदमी जानता था कि वो वहीं पर है, इसलिए
इसलिए वो आइलीन को उसे बुलाने के लिए कहता है और अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो उसके साथ गलत काम करता और उसे रोकने वाला भी वहाँ कोई नहीं था। जब वो आइलीन को गलत तरीके से छूने लगता है तभी वहाँ पर इस्माइल आ जाता है। उससे ये सब देखा नहीं जाता और वो आइलीन के लिए उस आदमी से लड़ाई कर बैठता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उसे हथियारों के बारे में बहुत जानकारी थी, इसलिए वो अपने सिर पर बंदूक ताने जाने के बाद भी उस आदमी से एक बार भी नहीं डरता। उस रात वो आदमी वहाँ से डर के भाग जाता है और इस्माइल को भी एहसास हो गया था कि शायद वो कोई अच्छा आदमी नहीं है। आइलीन इस्माइल को उसके ब्रेन का एक्सरे दिखाती है और हम देखते हैं कि उसके सिर में अभी भी कुछ मेटल पार्टिकल्स फंसे हुए थे। आइलीन उसे अपने साथ जकार्ता चलने के लिए कहती है क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी कि वो उसका ठीक तरीके से इलाज कर सके। इस्माइल उसे कहता है कि क्या होगा कि अगर वो कोई बुरा आदमी होगा, अगर उसे याददाश्त वापस लौटने के बाद ये पता चले कि वो एक बुरा आदमी है तो क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहोगी? आइलीन उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगी। वो उसे एक फोन देती है जिसमें सिर्फ उसी का नंबर था और कहती है कि अगर तुम्हें मेरी कभी भी याद आए तो तुम मुझे फोन कर देना। इस्माइल उसके गले लगकर रोने लगता है और उसने उसके लिए अभी तक जो कुछ भी किया उसके लिए इस्माइल उसे थैंक यू कहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि इस्माइल आइलीन को बस स्टैंड पर छोड़ने आया था, लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि ली के लोग उनका पीछा कर रहे थे। जब बस उन्हें पिकअप करने के लिए रुकती है तो वो लोग ठीक से देख नहीं पाते कि इस्माइल उस बस पर चढ़ा है कि नहीं। वो उस बस का पीछा करते हैं और थोड़ी दूर जाते ही उस बस को हाईजैक कर लिया जाता है। वो बस के सभी लोगों से आब्दी के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन जब उनमें से कोई भी उनके सवालों के जवाब नहीं देता तो उन सभी को गोलियों से भून दिया जाता है। आइलीन जो बहुत डरी हुई थी वो मदद के लिए इस्माइल को फोन करती है, जिसके बाद इस्माइल उसे बचाने के लिए उस बस को ढूंढते हुए उसकी ओर जाने लगता है। वो लोग आइलीन को बहुत मारते हैं। उन्हें उसके पास इस्माइल की एक फोटो मिलती है और हमें पता चलता है कि जिस आब्दी को वो लोग ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि इस्माइल था, जो अब अपनी पुरानी यादें भूल चुका है। आब्दी जब उस बस को देखता है तो वो भागकर उसके अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर चारों ओर सिर्फ खून और लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। सबूत मिटाने के लिए कुछ लोग उस बस को जलाने वाले थे, लेकिन जब वो आब्दी को देखते हैं तो वो उसे भी उस बस के साथ जलाने के लिए उस पर पेट्रोल छिड़क देते हैं। आब्दी खुद को बचाने के लिए बहुत जिद्दोजहद करता है, लेकिन इस हाथापाई में उसके दोस्त रोमी को गोली लग जाती है। वो लोग उसे उस बस के अंदर बंद करके उस बस में आग लगा देते हैं, लेकिन आब्दी पीछे वाली खिड़की तोड़कर उस आग से बच निकलता है। वो सभी लोगों को मार देता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता हम देखते हैं कि कोई उसके सिर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को पुलिस स्टेशन में पाता है, जहां पर पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे थे। हम देखते हैं कि आइलीन को उन लोगों ने मारा नहीं था, उसे किडनैप करके ली के अड्डे पर लाया जाता है। उसके साथ एक छोटी लड़की भी थी जिसे उन लोगों ने उसी बस से उठाया था। वो दूसरा आदमी उन्हें कहता है कि ये लड़की हमारे किसी काम की नहीं, हमें इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो लोग उसे भी मार देते हैं। एक लड़की आइलीन के पास आती है। इस लड़की का नाम रीका था और ये उन्हीं बच्चों में से थी जिन्हें ली ने ट्रेन किया था। रीका को आइलीन के पास एक फोटो मिलती है और हम उस फोटो में आब्दी को साफ साफ देख सकते थे। ली उस फोटो को देखकर समझ जाता है कि आब्दी अभी तक मरा नहीं है और वो अपने लोगों को उसे अपने पास लाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस आब्दी से बहुत पूछताछ कर रही थी। यहाँ आब्दी को अपने पास के बारे में कुछ नहीं पता था। वो उस पुलिस वाले को अपना नाम इस्माइल बताता है और कहता है कि वो बेकसूर है, लेकिन उस पुलिस वाले को आब्दी के बारे में सब कुछ पता था। वो उसे ली की फोटो दिखाता है और उस फोटो में हम ली के साथ आब्दी को भी देखते हैं। इसका मतलब ये था कि आब्दी कभी ली के लिए काम करता था। वो पुलिस वाला आब्दी से पूछता है कि तुम्हें याद भी है कि तुमने ली के साथ मिलकर कितने लोगों का कत्लेआम किया है। इससे पहले आब्दी कुछ समझ पाता हम देखते हैं कि कोई पुलिस स्टेशन की बिजली काट देता है और उन्हें बाहर से गोलियां चलने की आवाजें आती हैं। वो पुलिस वाला जब खिड़की के बाहर झांकता है तो एक चाकू उसके चेहरे के आर पार जाकर उसे मार डालता है। उनमें से एक उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला करता है, लेकिन आब्दी बंधे हाथों के साथ भी उसे बड़ी ही आसानी से हैंडल कर ले रहा था। उसे लगा कि वो बचकर भाग सकता है, लेकिन गेट पर और भी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वो आब्दी के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। आब्दी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सभी लोग उसे ही क्यों मारना चाहते हैं, और उसके लिए उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि वो इतने सारे लोगों को बिना किसी दिक्कत के संभाल पा रहा था। आब्दी को धीरे धीरे करके याद आने लगता है कि ये सभी लोग जो आज उसे मारने आए हैं वो बचपन से उसके साथ थे और वो कभी उन लोगों जैसा हुआ करता था। ली आब्दी की खबर लेने के लिए अपने आदमियों के पास फोन करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी जगह उसका फोन आब्दी उठाता है। ली को जब एहसास होता है कि आब्दी उस लड़की की कितनी फिक्र करता है तो वो उसे लाचार करने के लिए आइलीन को फोन पर ही टॉर्चर करने लगता है। आइलीन एक छोटी सी सीजर से ली के ऊपर हमला करती है, पर ली उसे कहता है कि मुझे लगता था कि तुम एक अच्छी डॉक्टर हो, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सही जगह पर वार करता।
हम देखते हैं कि आब्दी ली की लोकेशन ट्रैक करता हुआ उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। वो लोग एक जंगल में रहते थे जहां पर एक संकरा लेकिन बहुत गहरा कुआं था। आब्दी को याद आता है कि बचपन में इसी कुएं में उसने ढेर सारे बच्चों को एक साथ डाला था। ली उन बच्चों को कई दिनों तक भूख और प्यास से तड़पाता था, जिसकी वजह से वो बच्चे आपस में ही एक दूसरे को मारने काटने लगते थे और आखिर में जो जिंदा बचता था ली उसे उस कुएं से निकाल लेता था और उसे अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर एक हथियारा बनाता था। वहाँ पर आब्दी को उसका एक पुराना दोस्त भी मिलता है। इस आदमी का नाम वैसी था। वो आब्दी की सलामती के लिए उसे पीछे हटने को कहता है। आब्दी आइलिन की वजह से पीछे नहीं हट सकता था, इसलिए उसे अपने ही दोस्त से लड़ाई करनी पड़ती है जिसके साथ उसने अपना पूरा बचपन बिताया था। वैसी से लड़ते वक्त आब्दी की याददाश्त फिर से वापस आने लगती है। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं जब वो उनके साथ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करता था। इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन वैसी भी आब्दी के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। हम देखते हैं कि वैसी इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो एक किनारे पर जाकर बैठ जाता है। आब्दी जब उसके पास जाता है तो वो देखता है कि इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से वो मर चुका था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, हम देखते हैं कि रीका उसके ऊपर गोलियां चलाने लगती है। आब्दी के पास उसका सामना करने के लिए कोई भी हथियार नहीं था, इसलिए वो अपनी जान बचाकर उससे दूर भागने की कोशिश करता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये लड़की और आब्दी कभी एक दूसरे के करीब हुआ करते थे, लेकिन उनमें से एक आब्दी ही था जिसने आगे चलकर ली के लिए काम करने से मना कर दिया। पर उसकी ये बात ली को रास नहीं आई और उसने अपने लोगों को कहकर उसे मरवाने की कोशिश की। हमें ये भी पता चलता है कि वो रीका ही थी जिसने आब्दी के ऊपर गोली चलाई और उसे मारकर समुद्र में फेंक दिया। हर बार की तरह इस बार भी आब्दी अपने ही दोस्तों को नहीं मारना चाहता था, लेकिन रीका ने अपनी साइड चुन ली थी और वो आब्दी पर बार बार हमला कर रही थी। आब्दी चाहता तो रीका को मार सकता था, लेकिन वो उसे सही रास्ते पर चलने को कहता है और उससे कहता है कि वो ली का साथ छोड़ दे। आब्दी ने अपने हथियार नीचे रख दिए थे, लेकिन रीका ऐसा नहीं करती और वो उसके ऊपर अपनी गन पॉइंट कर देती है। रीका जब उस पर गोलियां चलाती है तो मजबूरन आब्दी को भी उसे मारना पड़ता है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि रीका ने बस हवाई फायरिंग की थी। आब्दी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, पर रीका उसे समझाती है कि उसे उसके किए की सजा मिल गई है और इतना कहकर उसकी मौत हो जाती है। आब्दी रीका की मौत से बहुत दुखी था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से आइलिन की भी यही हालत हो, इसलिए वो ली को रोकने के लिए आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली आब्दी का इंतजार कर रहा था और उसके लोग आइलिन को वहाँ से बाहर निकालने के लिए तैयारियां करने लगते हैं। आइलिन को अकेला पाकर उनमें से एक आदमी अपना होश खो देता है और वो आइलिन का रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ जो छोटी बच्ची थी वो आइलिन को बचाने के लिए उस आदमी से अकेले लड़ पड़ती है। वो आदमी आइलिन और उस लड़की को बहुत मारता है, लेकिन उनकी इस लड़ाई में आइलिन उसकी असोल्ट राइफल को उससे छीन लेती है और वो उस आदमी को गोलियों से भूनकर वहाँ से भाग जाते हैं। हम देखते हैं कि आब्दी ली को फोन करता है और उसे बताता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है। वो कहता है कि तुम किसी के पिता नहीं हो सकते और ना ही कोई मसीहा हो। तुमने हमें हथियारा बनाया है और उसकी वजह से ना जाने कितने मासूम लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। ली उसे समझाता है कि मैंने तुम्हें स्ट्रांग बनाया है और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम मेरे पास आओ और हम बैठकर बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ आइलिन ली के अड्डे से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चारों ओर से रास्ते बंद थे और कदम कदम पर ली के लोग पहरा दे रहे थे। आइलिन जब कुछ लोगों को अपनी ओर आते हुए देखती है तो वो बिना कुछ सोचे समझे उनके ऊपर गोलियों की बारिश कर देती है, जिसकी आवाज सुनकर और भी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। आइलिन डर के मारे उस लड़की के साथ एक कोने में जाकर छुप जाती है। उसने मान लिया था कि अब वो यहाँ से नहीं निकल सकती। इससे पहले ली के लोग आइलिन को मार देते, हम देखते हैं कि आब्दी सही समय पर ली के अड्डे पर पहुंच जाता है और वो आइलिन को बचा लेता है। आइलिन जब आब्दी को देखती है तो वो उसका ये रूप देखकर उससे डर जाती है। आब्दी भी अब उसके लिए उन्हीं लोगों जैसा था। वो उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है। उसके साथ यहाँ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार वो सिर्फ आब्दी को मानती थी। आब्दी कहता है कि तुमने मुझे एक बार बचाया था और आज उसे इस हालत में देखकर वो एक बार फिर से पूरी तरह से टूट गया है। वो चाहता था कि वो उसे इस तरह छोड़कर ना जाए, नहीं तो उसके बिना वो मर जाता। आब्दी अब इन सब लोगों से दूर जाना चाहता था, इसीलिए आइलिन भी आब्दी को माफ कर देती है और वो दोनों एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर रोने लगते हैं। हम देखते हैं कि ली उन दोनों को देख रहा था। वो पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। वो कहता है कि उसे पाल कर बड़ा करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो आब्दी को कहता है कि वो एक कुत्ता है जिसे अपने मालिक के ऑर्डर्स को फॉलो करना नहीं आता। जब ली को पता चलता है कि आब्दी ने रीका और बैसी को भी मार दिया तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता, क्योंकि वो दोनों उसके सबसे ज्यादा वफादार थे। ली के लिए अब आब्दी की जिंदगी के भी कोई मायने नहीं थे। वो उसे मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है। ली ही था जिसने आब्दी को मार्शल आर्ट सिखाई थी, इसलिए आब्दी उसके सामने थोड़ी देर भी नहीं टिक पाता।
उन दोनों के बीच में बहुत फाइट होती है और इस लड़ाई में आब्दी बहुत मार खाता है। उसका पूरा चेहरा घावों से बुरी तरह से सूज गया था। लेकिन जब ली आब्दी को कहता है कि वो उसे मारने के बाद आइलिन को भी मार देगा, तो आब्दी उसे बचाने के लिए एक बार फिर से हिम्मत जुटाता है और इस बार वो ली के उस पार्ट पर हमला करता है जो किसी भी बूढ़े इंसान के सबसे कमजोर अंग होते हैं। आखिर में ली भी जीने और मरने की कगार पर था, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। आब्दी उसका पीछा करता है क्योंकि अगर आज वो बचकर भाग जाता तो आगे न जाने उसकी वजह से कितने मासूम बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। उन दोनों के बीच में फिर से फाइट होती है और इस बार आब्दी उसके दोनों हाथ की हड्डियों को किसी टहनी की तरह तोड़ देता है। ली अपनी जान बचाने के लिए बहुत जिद्दोजहद कर रहा था, लेकिन आब्दी एक पेड़ के नुकीले टुकड़े को उसके शरीर के आर पार करके उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। ली अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन मरने से पहले वो आब्दी को भी अपने साथ मारने की कोशिश करता है। वो उसी लकड़ी से आब्दी की गर्दन को चीरकर उसे मारना चाहता था और शायद वो उसे मार भी देता, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आइलिन आब्दी को उसे दूर खींचने लगती है और इस तरह आब्दी मारे जाने से बाल बाल बचता है। उसका बहुत खून बह चुका था और वो बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ दिनों बाद हम आइलिन को आब्दी के साथ जकार्ता के एक हॉस्पिटल में देखते हैं। आइलिन के घाव अब भर चुके थे और आब्दी के सिर से भी उन लोहे के टुकड़ों को ऑपरेशन से निकाला जा चुका था। आब्दी अभी भी बेहोश था। आइलिन उसे देखकर रोने लगती है। वो कहती है कि वो उसे इस तरह और नहीं देख सकती। वो चाहती थी कि वो फिर से ठीक हो जाए, लेकिन आब्दी की हालत बहुत नाजुक थी। हम देखते हैं कि आब्दी के हाथों में थोड़ी सी हलचल होती है, जिसका मतलब ये था कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। वो आइलिन को उसे इस्माइल कहकर बुलाने को कहता है, वही नाम जो उसने उसे दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।